नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और अगर यही सवाल आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसा हूं, तो भाई मैं बहुत खुश हूं। सच में तहे दिल से खुश हूं। गुरु जी के इंटरव्यू को जो आपने प्यार दिया है वो मेरे लिए अभूतपूर्व है। और आपके उसी प्रेम से, उसी प्यार से प्रेरित होकर के आज मैंने फैसला किया है कि इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और इसी सिलसिले के अंतर्गत, इसी कड़ी में आज एक और शख्सियत से मैं आपको मिलाने ले जा रहा हूं। मैं व्लॉगिंग स्टाइल में ही इंटरव्यू करूंगा। चश्मा मैंने धूप का इसलिए पहना हुआ है क्योंकि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो कुर्ते पायजामे से लेकर के चश्मा पहनने वालों तक के आइडियल हैं। मैं मिलने जा रहा हूं आलोक भैया से। पूरा नाम नहीं बताऊंगा, चेहरे के साथ ही पूरा नाम रिवील करेंगे। अगर आप नाम सुनकर ये सोचते हैं कि आप आलोक भैया को नहीं जानते, तो याद रखिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्योंकि आप भले ना जानते हो, लेकिन आलोक भैया को बिग बी अमिताभ बच्चन जानते हैं। तो चलिए सीधे मुलाकात करते हैं आलोक भैया से उनके घर पहुंचकर। मुझे याद है दोस्तों कि पवन सिन्हा जी का इंटरव्यू करने के लिए जिस दिन मैं जा रहा था, उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी। और आज जब मैं आलोक भैया से मिलने जा रहा हूं, तब भी सड़कें भीगी हुई हैं और बारिश हो रही है। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, और एक चीज़ का और मैंने आज बहुत ख्याल रखा है, और वो ये है कि पवन सिन्हा जी के इंटरव्यू में कई लोगों ने इस बात की कंप्लेंट की, शिकायत की कि भाई अनुराग जी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, पुअर ऑडियो था। तो आज ये शिकायत आपकी दूर होगी। अभी तो ऑडियो आपको अच्छा मिल ही रहा है, लेकिन जिस वक्त मैं आलोक भैया से बात करूंगा उस वक्त भी देखिएगा और आज का फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आज आपको इंटरव्यू में ऑडियो कैसा लगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि आलोक भैया जो हैं वो अद्भुत हैं। ये तो आप उनसे मिलकर आज जानने वाले हैं। तो चलिए, ये देखिए क्या खूबसूरत मौसम और भीगी भीगी सड़कें जो हैं वो कई फिल्मी गानों की याद दिला रही हैं। फिल्मी गाने तो नहीं गाऊंगा वरना स्ट्राइक आ सकती है, मामला कॉपीराइट का हो सकता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि ये भीगी भीगी सड़कें देख करके और ये मतवाला आशिकाना मौसम देख करके आपको कौन कौन से फिल्मी गीत याद आ रहे हैं। चुके हैं आलोक भैया की सोसाइटी में, और ये ग्राउंड फ्लोर पर ही आलोक भैया का घर है। तो बिना देर किए हुए घंटी बजा देते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है। भैया प्रणाम। आप पहले मेरे दर्शकों से मिलिए। और आलोक भैया के घर हम आ चुके हैं। आदाब, दौलत कदे पर आपके गरीब खाने पर। आलोक श्रीवास्तव जी से मैं आज आपको मिलाने के लिए लाया हूं। और जैसा कि मैंने शुरू में आलोक भैया आपके इंट्रोडक्शन में कहा था लोगों से कि आलोक भैया से मिलिएगा, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप आलोक भैया को नहीं जानते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि आलोक भैया को अमिताभ बच्चन भी जानते हैं। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हें जानते हैं। बहुत जाना पहचाना चेहरा है। और जाने पहचाने चेहरे के अलावा भैया कायस्तों की जो एक खास हुनर कह लीजिए कि उनकी आवाज़, वो भी माशाअल्लाह आपके पास बेहद खूबसूरत है। और कलम के सिपाही के तौर पर आपकी जो अजीम शान पहचान है, उसने आज मजबूर कर दिया कि हम अपने दर्शकों के साथ आपके दौलत कदे पर आएं और आपसे वो बातें करें, वो बातें पूछें जो आपकी शायरी के अलावा लोग नहीं जानते। क्योंकि लोग आपकी शायरी से तो बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं, वो जानते हैं कि हाँ बिल्कुल कि आपने कहाँ कहाँ और क्या क्या शायरी की है। मैं क्या बताऊँ, हम बैकग्राउंड में अगर ये YouTube पर सुना देंगे भैया तो फिर थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। आप बैठिए प्लीज। देखिए आपके घर में मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बैठिए। चलिए, मैं पहले तो एक शेर अनुराग भाई आपके लिए जी पढ़ देता हूँ जी। कि वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं शायद पहला लड़का हूँगा जिसके लिए आपने ये शेर कहा होगा। तो वरना माशाल्लाह ये आपने मोहतरमाओं से ही कहा। ऐसा नहीं। भाभी जी नहीं है आसपास, तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की। आलोक भैया, आलोक श्रीवास्तव को एक
क्लासिक शायर के तौर पर तो लोग जानते ही हैं, चाहे आपके ट्विटर पर हम चले जाएं, चाहे फेसबुक पर चले जाएं, या हम जगजीत सिंह साहब की गज़ल सुने, या हम अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आलोक श्रीवास्तव को सुने, या हम पंकज उदास की गज़लों में आलोक श्रीवास्तव को सुने, या हम इस देश में तमाम जागरूकता अभियान जो चलते हैं उसके लिए जो कैंपेन होते हैं उसमें आलोक श्रीवास्तव को, लोगों को जागृत करते हुए सुने। इन सब के अलावा मेरे दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि आलोक श्रीवास्तव, जाहिर सी बात है कवि पहले बने होंगे, पत्रकार बाद में बने होंगे, लेकिन आज अगर मैं कहूं कि देश के कितने शायर न्यूज़ चैनल में नौकरी करना चाहेंगे तो सब हाथ उठा देंगे, लेकिन आपने आज तक जैसे संस्थान को बाय बाय कह दिया शायरी के लिए, ये एक बहुत हिम्मत वाला फैसला था। मतलब मैं आपसे टिप भी लेना चाहता हूं क्योंकि न्यूज़ चैनल को छोड़ करके, देश के इतने बड़े अग्रणी न्यूज़ चैनल को छोड़ करके और पूरा समय अपने पैशन को देना, ये कैसे इसके लिए हिम्मत आपने कहाँ से जुटाई? बस वो एक अंदर की आवाज़ होती है। और मैं बताऊं, मैं ये बात कई बार अपने सोशली भी एक्सेप्ट कर चुका हूं कि जब हम आज तक को सलाम तो अभी तक नहीं किया है क्योंकि नाते रिश्ते जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं उसको ऑफिशियली छोड़ रहा था तो मुझसे आपकी और हमारी एक कॉमन मित्र हैं, आप भी वाकिफ़ हैं उनसे, हम भी, हमारी भी मित्र हैं, अंजना ओम कश्यप ने एक बात कही थी कि आलोक, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को जी पाते हैं, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप अपने सपनों को जीने जा रहे हैं। वाह। तो बस ये समझ लीजिए कि मुझे एक वक्फे पे, एक लम्हे पर ऐसा लगा कि ये यात्रा जो है वो बस यहीं तक है। अब कैमरे के पीछे की दुनिया से कैमरे की आगे की दुनिया में भी आना है, और कुछ ऐसा भी करना है जो लिटरेचर के लिए हो, जो लेखन के लिए हो, या जिसके लिए जैसे ऐसा होता है ना, इसमें मैं, जैसे आप अभी बच्चन सर का जिक्र कर रहे थे जी, तो मुझे याद आपने आता है, बच्चन साहब का नाम भी लिया तो उन्हीं के अंदाज में। अरे तो मुझे याद आता है कि मैंने, आपने भी पढ़ी होगी जी, आहा जिंदगी का एक प्रवेशांक आया था, यशवंत व्यास जी ने, तब उसके संपादक हुआ करते थे, कोई 20-22 बरस पुरानी बात। जी जी जी। वो मेरी ज़िंदगी का सचमुच का टर्निंग पॉइंट था कि उसमें सर का एक इंटरव्यू था जो यशवंत व्यास जी ने लिया था, और उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हर शख्स के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े महानायक हैं, इतने बड़े अभिनेता हैं, इतना सारा आपको अनुभव है, फिर ABCL जो है वो कैसे फेलियर कर गया, फ्लॉप कर गया। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया था जो मुझे बहुत आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है। अच्छा। हम कलाकार बनाकर भेजे गए थे ईश्वर के द्वारा, हम कारोबार करने लगे तो शायद कहीं वो हमारा फेलियर था। हर मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि वो ABCL उनके अंदर था और वो अपने से बाहर ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, जो मेरे लिए बड़ा सूत्र वाक्य बना, कि आपको पता होता है, हर व्यक्ति को ये पता होता है कि उसके अंदर बेस्ट क्या है। मुझे ये एहसास था कि मैं लिख अच्छा सकता हूँ, दिख अच्छा सकूं ना सकूं, लिख अच्छा सकता हूँ। माशाल्लाह, आलोक भैया बहुत अच्छे भी दिखते हैं। आलोक भैया, न्यूज़ चैनल छोड़ने के बाद आपने अपने पैशन को फॉलो किया, और उस पैशन को, अभी तो मैं खैर आपके लिविंग रूम में ही आकर बैठा हूं, और लिविंग रूम से सामने मुझे जो कमरा दिखाई दे रहा है उसमें मुझे गिटार दिखाई दे रहे हैं, दीवार पर भी लगा हुआ है गिटार और रखे भी हुए हैं गिटार। मैं ये दिखाऊंगा अभी अपने दर्शकों को। क्या मतलब इजाज़त है कि हम आपका घर घूम सकें? और है ना, तो ये बहुत अद्भुत अचीवमेंट रहेगा इस इंटरव्यू का। ये जो मैं जिक्र कर रहा था, मैं 1 मिनट कैमरा पैन करके दिखाना चाहूँगा। ये आइए, नमस्ते। ये मैंने, ये लॉकडाउन की देन है जी, कि जब ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि अब घर पर रहकर ही सारे काम कर रहे हैं, चाहे क्रिएटिव हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, सॉन्ग मेकिंग हो, तो फिर ये एक छोटा सा सिस्टम बनाया गया। ये देखिए, ये आलोक भैया गिटार जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को। ये सारी जो प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने मेरा कब्जा पूरा तरह से नहीं है। हाँ। ये कुछ बेटे का भी इसमें योगदान है, क्योंकि अच्छा। वो ही इज म्यूजिशियन, तो वो म्यूजिक का उसको शौक है जी। फिल्म मेकिंग का उसको शौक है। तो ये हमने एक छोटा सा दफ्तर जैसा
और इसको स्टूडियो कह लीजिए, दफ्तर कह जी। लीजिए, उस तरह का बना लिया। यहीं मैं अपना भी कुछ एडिटिंग वर्क करता हूँ। आपके लिए मैंने कुछ तोहफा अरे वाह। निकाल कर रखा था। तो ये मेरी पुस्तकें आमीन और आफरीन गज़लों की, और मैं आपके कैमरे पर दिखा देता हूँ। जी जी जी। तो इसके तो बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं और कई अवार्ड से इसको आमीन को नवाजा जा चुका है। जी, जी। इसके भी 2-3 एडिशन आ गए हैं। बहुत शॉर्ट शानदार, स्टोरी, कितनी खूबसूरत किताबें हैं ये। बहुत शुक्रिया। और इस पर एक अच्छी खबर जो पहली बार किसी ऑन कैमरा में दे रहा हूँ जी। कि इसकी कहानियों पर कुछ शॉर्ट स्टोरीज बन रही हैं, वाह। जो गालिबन इसी बरस आपके सामने होंगी, जिसमें कुछ बड़े लोग भी अभिनय कर रहे वाह, हैं। वाह, 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 मेरी वाह। खुशकिस्मती है। वाह, तो वाह, वाह। ये पहली बार आपके ज़रिए ये पब्लिक कर रहा हूँ खबर कि ये शॉर्ट स्टोरी की जो बुक है, इसकी छोटी छोटी कहानियों पर 2-3 बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। ये खुशनसीबी है मेरी भी कि मेरे जरिए से ये खबर जो है वो तो ये दर्शकों तक एक पहुंची। छोटी सी, ये बहुत ही खूबसूरत एक आपका कुटिया का- ऑफिस और एडिटिंग टेबल आपका मैं देख रहा कुटिया हूँ। का ये छोटा सा जो है वो जी। हिस्सा है। जी। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिविटी बनी रहे घर के अंदर। जी। ये इसके अलावा भैया मैं यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें देख रहा हूँ। मेरी आपसे फ़ोन पर भी जब बातचीत हुई थी तो आपने कहा था जगजीत सिंह जो है वो आपके लिए भगवान के जैसे हैं। मेरा भी सन 2000 में सौभाग्य हुआ था उनसे मिलने का। अपने व्लॉग में मैंने बताया भी है कि आगरा में एक प्रोग्राम हुआ था, एक एंटरटेनमेंट चैनल ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसमें जगजीत सिंह साहब आए थे, उनको एस्कॉर्ट मैंने किया था। बट मुझे ईर्ष्या हो रही है आपसे कि आपकी तस्वीरें हैं और इतनी अंतरंग तस्वीरें हैं। इसके पीछे कहानी है जी। कि जब मैंने लिखना शुरू किया था, उस वक्त लिटरेचर पे, साहित्य को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी। एक फैसिनेशन जिसको एक कहते हैं ना, एक फैसिनेशन था कि यार हम जब जगजीत जी को सुनते थे, पंकज दास साहब को सुनते थे, हम गुलाम अली साहब को या मेहदी हसन साहब को सुनते थे, है ना, तो लगता था यार कभी कुछ ऐसा लिखें कि ये लोग गाए हमको। तो मैं जब अपनी माँ से, मतलब अपने घर में अपने वालिदैन से कहता था। आप मध्य प्रदेश विदिशा के? जी। तो मेरे वालिद बहुत नाराज़ होते थे, अरे क्या ये शौक पाल रहे हो, पहले पढ़ो लिखो। वो जो आपने जिक्र किया कायस बैकग्राउंड का होता है वो कि भाई नौकरी कर लो, कायस का बच्चा पढ़ा अच्छा या मरा अच्छा। तो मैंने कहा देखिए 3-4 लोग हैं, ये जब कुछ एक मिसरा, एक पंक्ति भी मेरी गा देंगे ना तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो उसमें जगजीत जी थे, पंकज दास साहब थे, हैं मतलब अभी, और बच्चन सर और लता जी। तो अब लता जी ने तो खैर हमारी बदकिस्मती कि उन्होंने गाना बंद कर दिया, लेकिन मेरा सौभाग्य कि फिर सर के साथ काम करने का मौका मिला। भगवान जिनको हम कहते थे, भगवान जी। और अब मौजूदा दौर में इस वक्त पूरी दुनिया में गज़ल गायकी का जो इकलौता हम जिनको भगवान कहते हैं, पंकज दास साहब, उनके साथ बहुत सारे, मतलब मुझे याद आता है, मैं उस वक्त बहुत छोटा था भैया जब पंकज दास साहब का दौर आया था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, निकलो ना बेनकाब के ज़माना ख़राब है, चांदी जैसा रंग है तेरा। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जॉनर के, अपने समकालीन सभी गज़ल गायकों को ध्वस्त कर दिया था। एक ऐसा दौर था जब मुझे लगता है कि जगजीत साहब भी, आपके भगवान जी जो हैं, वो भी टेंशन में आ गए होंगे। पंकज दास की उस वक्त वो ख्याति थी। मुझे बात याद आ रही है अभी बात करते करते आपसे। देखिए कैमरा कट नहीं हुआ अभी तक। आपको पता है जब 2015 में पंकज भाई का पहला, उनके करियर का पहला जब सिंगल रिलीज हुआ था, तो जो पहला इंटरव्यू लिया था हम दोनों का, वो आपने लिया था। जी, मुझे याद है। अच्छा, मैं ढूंढूंगा भैया उसकी तस्वीरें, अगर आपके पास हो तो मुझे भेजिएगा वो तस्वीरें। मैं इसी इंटरव्यू के दौरान इसी वक्त कोशिश करूंगा कि जब हम ये जिक्र कर रहे हैं तो वो दिखाऊं। मुझे याद है उसमें चैनल आईडी में पकड़े हुआ हूँ, इंडिया न्यूज में हुआ करता था उस वक्त में, और आप उसमें दिखाई दे रहे हैं और पंकज दास अपने बहुत सारे बालों के साथ। मुझे उनके बालों से भी बड़ी इच्छा होती है, मुझे लगता है वाह क्या बाल हैं। ये जगजीत सिंह के साहब आपकी तस्वीरें। ये एक एल्बम आई थी इन 2009 जी। और देखिए क्या इसको एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही जज्बाती इत्तेफाक कि ये मेरी माँ की जो है ना पुण्यतिथि भी है जिस दिन ये एल्बम आई थी। और इसमें 31 को ही उनकी डेथ हुई थी 1997 में जी। और ये 2019 में मैंने फिर जगजीत जी को बोला भी जब उन्होंने ऑटोग्राफ किया जी, तो मैंने कहा कि आज मेरी माँ की पुण्यतिथि और उनका भी बड़ा ख्वाब था कि कभी मेरी कोई गज़ल आपके साथ आए जी। तो वाह, तो ये बड़ा एक जज्बाती वो था, जुड़ाव है, जज्बाती। एक ये हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है अनिल बख्शी। अच्छा।
तो ये देखिए कि ये मेरा बर्थडे था, 16 का शायद, हाँ। तो उन्होंने ये मेरे सोशल मीडिया से ऐसे तमाम लोग निकाले जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, या जिन पर मेरे शब्दों को जिन्होंने आवाज़ दी, ये अपनी तरफ से। और तब तक वोदका डायरी नहीं आई थी जी। और ऑफिशियली रेखा भारद्वाज जी ने मेरा गाना गाया नहीं था उस्ताद राशिद खान साहब के साथ। अच्छा। तो ये फोटो जब उन्होंने मुझे लगा के दिया 16 में, कौन सा ये वाला? अनिल बख्शी जी। हैं, अच्छा। ये अनिल बख्शी, ये वाला फोटो। तो मैंने कहा कि रेखा भाभी, चूंकि मैं बचपन से डॉक्टर बशीर बद्र साहब के जरिए विशाल भाई और रेखा भाभी के पास जाया करता था, तो मैंने कहा आपने ये रेखा भारद्वाज जी का इसमें फोटो लगा दिया, वो नाराज होंगी, उनके साथ तो मैंने कभी काम किया नहीं। तो वो छूटते से ही बोले कि नहीं किया ना तो आप करेंगे उनके साथ काम। और उसके बाद 2 बरस बाद ही हमारी फिल्म आई, कुशल इसमें ज़रूर होंगे, ये हैं कुशल श्रीवास्तव, इनकी फिल्म थी वोदका डायरी, जिसमें उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भाभी जी ने उसमें फिर गज़ल गाई, सखी पिया को जो मैं न देखूं। जी। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे दर्शक कह रहे होंगे कि ये अनुराग मुस्कान कितना धूर्त आदमी है, एक शायर से मिलने आया है और अब तक गज़ल नहीं हुई। तो इस मौके पर जब आपकी इतनी सारी तस्वीरें हम एक साथ देख रहे हैं, कुछ हो जाए भैया। एक गज़ल जिसमें आपका भी ताउन, जिसको कहते हैं सहयोग। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे वो हैं। ये कि अरे वाह। पिछले दिनों एक गज़ल हुई और वो हिंदी की गज़ल खालिस हुई जी। और इत्तेफाक देखिए कि मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला, हमारे आपके बड़े प्रिय और आदरणीय आशुतोष राणा जी ने उसे पढ़ा और बड़ी सरप्राइजली उसका एक वीडियो बना के अच्छा उन्होंने ट्वीट कर दिया। मैंने, मुझे लगता है वो देखा था। देखा नहीं था आपने उसको कहना चाहिए। हाँ, मुझे याद आ गया। अपने ट्विटर पे उसे जगह भी दी थी वाह 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 वाह। और बहुत वायरल वो गज़ल हुई। तो वो उस गज़ल के कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि जो दिख रहा है सामने, हालात हाजिर भी है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। वाह। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं क्या बात है। कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। वाह वाह। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन। क्या बात है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। और एक शेर इसमें यूं हुआ कि नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है। क्या बात। नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। वाह वाह वाह। नए नियम समय के हैं, कई लोगों को आईना दिखा दिया है आपने। नए नियम समय के हैं जी, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। क्या बात है अर्जुन। हाँ हाँ। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, असत्य सात और सत्य एकमात्र है। वाह 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 वाह। असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और ये शेर मैंने अपने लिए कहा है, मेरे बाद शायद जीवित रह जाए, कि कभी कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की। वाह वाह। कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। हाँ, छात्र है। परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र नहीं, आप डीन है गजल के। परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। भैया ये तस्वीरें आपने दिखाई और ये बहुत अच्छा एक तरीके से कोलाज है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, बुरा मत मानिएगा, ये तस्वीरें बहुत छोटी हैं और मुझे बहुत कम लग रही हैं। तो अच्छा चलिए। अच्छा वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अच्छा इधर चलना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल। ये एक मेरा छोटा सा वो है, स्टडी कह लीजिए ये। यहाँ तो मैं खैर, अब आजकल क्या हो गया है कि जितने कलम के सिपाही थे जी, वो सब कीबोर्ड के सिपाही हो गए। तो ये एक कोना है जिस कोने में बैठ के मैं लिखता हूँ। अच्छा। कुछ किताबें हैं जी। ये बहुत बड़ी, ये किताबों का बहुत बड़ा जखीरा है। अच्छा। यहाँ पर तो इस जखीरे, ये जो जखीरा है
या ये जो कहिए खजाना है, जी, इस खजाने में से मैं रिशफल करता रहता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो जब भी जो पढ़ना होता है तो वो यहाँ आ जाता है, या फिर इस जगह आ जाता है, ये जो जगह आप देख रहे जी, 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 हैं यहाँ पर आ जाता है। वाह वाह वाह, और फिर उसको वो ये मैं इस जगह लाता हूँ और कभी यहाँ पढ़ने लगता हूँ और कभी लिखने लगता हूँ। वाह वाह, ये अरे फिर क्या तस्वीर है आपकी, वाह। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त हैं, इन्नी सिंह, फोटोग्राफर हैं। अच्छा। तो उनके यहाँ जाने पर जो तोहफा मिलता है, हाँ, हाँ। एक आधा कप बढ़िया कॉफ़ी मिलती है और कुछ तस्वीरें हम ले आते हैं अपने वाह। साथ, तो हमारी तस्वीरें कर देते हैं। और ये बहुत शानदार तस्वीरें जी, हैं। ये ये हुई ना बात, वहाँ बहुत छोटी छोटी जी, तस्वीरें थी। भैया मैं एक एक तस्वीर के बारे में आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि ये तो किताब है आपने देखी जो मैं आपको भेंट जी, भी करने वाला जी। हूँ। तो उसका कवर है और ये आफरीन है जो छोटी कहानियों का संग्रह है। ये भी आप मुझे दे रहे हैं। हाँ, जी, दोनों वाह। राजकमल से प्रकाशित हुई हैं। जी, ये एक आर्टिकल आया था उसका है। और वाह ये माशाल्लाह, जी क्या तस्वीर है जी, बहुत और ये एक किताब थी जो जगजीत जी पर थी। ये लंदन से पब्लिश हुई है। जी। इसका जो फॉरवर्ड है, जो उसकी प्रस्तावना है, वो गुलजार साहब ने लिखी थी। अच्छा, और इसका जो आफ्टरवर्ड है, क्योंकि मतलब मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन यंग पोएट्स को जगजीत जी ने गाया, जी, तो मैं उनमें से एक होता हूँ जी, कि सबसे कम उम्र के ये फिल्म थी पतंग, जो इंडो अमेरिकन कोलैबोरेशन की थी। जी। इसमें गाने शुभा जी ने गाया था, शुभा मुदगल जी। शुभा मुदगल जी ने, और नवाज भाई और सीमा बिस्वास जी ने इसमें ली। ये मेरे सारे एल्बम्स हैं, तो इसमें कुछ कम हैं अभी। ये पहला एल्बम था कोशिश, जी, फिर जगजीत भाई के साथ ये इंतहा, जी, शुभा जी के साथ ये आखिर क्यों, और पंकज जी के साथ ये ख्वाबों की कहानी। जी। ये एक ये तो बहुत हिट एल्बम रहा है जी आपका, जी ख्वाबों जी की जी। कहानी। ये पंकज जी के भी मैंने बताया जैसा कि उनके भी गज़ल करियर का जी। ये पहला एल्बम था जो सिंगल गज़ल एल्बम था, जिसमें एक ही गज़ल का ऑडियो वीडियो था। जी, जी। और ये एक एल्बम था जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ था। अनुष्का शंकर जी का ये एल्बम था। इसमें मैंने कुछ गाना लिखा था, और पंडित रविशंकर जी ने भी इसमें भजन लिखा था जो शुभा जी ने गाया था। जी। मेरा लिखा हुआ वो चिमलगी जी ने गाया था। ये वोडका डायरी है जो जिसका जिक्र अभी बाहर हो रहा था। और ये जो आमीन है उसका 5th एडिशन सर ने केबीसी के सेट पर रिलीज किया था। 5th या 6th एडिशन था। इनको सर मत बोलिए, इनको तो अमिताभ बच्चन ही बोलिए, है ना? तो वही अपने आप में संबोधन जो है वो इनको परिपूर्ण करता है, पूर्ण करता है। ये तस्वीरों का वाह 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 वाह, आपने दिल खुश कर दिया, वाह 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 वाह। आलू भैया पियानो आप बजाते हैं? ये कभी कभी जब बेतुका कुछ सुनने का मन होता है तो मैं बजाता हूँ, और जब कुछ तुक में सुनने का मन होता है तो फिर मेरा बेटा बजाता है, और मैं फिर यहाँ बैठ के मैं वहाँ लिख रहा होता हूँ और वो धीरे धीरे अपना जी रात हारमोनियम भी है और पियानो भी है। तो होता क्या है ना कि अनुराग भाई, जब भी आप खुद कलाकार हैं, लेखक, और सब चीजें आप क्रिएटिव लाइकिंग, आपकी प्रतिभा को देख के लगता है मैं कुछ नहीं हूँ। अरे नहीं, प्लीज। तो होता ये है कि जब भी आप कभी जो मैं अपने साथ करता हूँ कि जब भी कभी ऐसा लगता है यार कुछ हो नहीं रहा, तो मैं ना ये सब चीजें देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ हो चुका है, अब हो सकता है कि ये ऊपर वाले ने इशारा किया, थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, ये तो आपने बहुत अच्छा नोट दे दिया। और मैं बताऊं आपको, ये ना केवल मेरा ही नहीं, मेरे दर्शकों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी गजलें सुनने के अलावा भी हम कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हैं जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलती, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ कमरे से निकलते ही ये खूबसूरत तस्वीर जो है वो ध्यान खींचती है, ये जरूर दिखाना चाहूंगा। ये वही एल्बम है, सिंगल की कहानी जी, बहुत खूबसूरत। ठीक है, तो यहाँ से हम निकलते हैं और वापस आपके लिविंग एरिया में आ जाते हैं। हाँ। भैया बैठ के बात करते हैं, और इस कैमरे को मैं ट्राइपॉड पे रख देता हूँ क्योंकि कुछ एक दिलचस्प सवाल है मेरे मन में जो मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दें। तो अब हमने अपना कैमरा रख दिया ट्राइपॉड पर, और हम आलोक श्रीवास्तव जी के साथ यहाँ मौजूद हैं। आलोक जी, आजकल तालिबान जो है वो हेडलाइंस में है, और तालिबान के साथ एक और चीज़ हेडलाइंस में है, वो हैं मुनव्वर राणा साहब। मुनव्वर राणा साहब का जब भी मैं जिक्र करता हूँ तो उनके साथ माँ जुड़ जाती है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो माँ आपकी है।
ये एक बहुत लंबा विवाद भी रहा और अब भी किसी ने लिखा था ट्विटर पर कि मुनव्वर राणा साहब माँ के बारे में इतनी उम्दा शायरी कर चुके हैं, अगर वो अफ़गानिस्तान की माँओं के बारे में सोच लेते तो शायद इस तरीके की बात ना करते, तालिबान का समर्थन ना करते। इस विवाद के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इस मंच से अगर आप चाहें तो ज़रूर बताएं दर्शकों को, और ना चाहें तो नहीं बताएं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खालिस अदबी गुफ्तगू थी, और ये एक अदबी उस तरह से 20-21 बरस से चला आ रहा था ये जी। अब क्या होता है कि हर दौर ना वो अपने रंग में बतियाता बात करता है। ऐसा नहीं है कि इस पर गुफ्तगू, इस पर चर्चा, इस पर बहस पहले नहीं हुई। आप अगर अदबी रसाइल में देखें, आप अगर लिटरेरी मैगजीन्स में देखें, अदब की पत्रिकाओं में देखें, साहित्य की, तो ये है, और ये बड़ा इस्टेब्लिश्ड फैक्ट था, बहुत ही स्थापित सत्य था। अब ये और बात है कि देखिए, वो एक बहुत बड़े शायर के तौर पे मशहूर रहे, और मैं हमेशा एक बात ये कहता रहा, बहुत ही मुहज़्ज़बाना अंदाज में, बहुत ही शालीनता पूर्वक, कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, लेकिन अपनी माजूरी और अपनी बीमारी के बावजूद मुनव्वर साहब जितना साल भर में मुशायरे और इंटरेक्शन जिसको पब्लिक से कहते हैं, कि वो मकबूलियत उनकी उस तरह की, ईश्वर ने उनको इतनी मकबूलियत दी, इस देश ने इतना प्यार किया, सराहा जी। तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि मैं और 10, 12, 15, 20 बार अपनी जो ज़िंदगी है वो फ़ना करके और फिर पैदा हो जाऊं, तो वो जितना उनकी मकबूलियत एक ज़माने, एक दौर में रही, वो मेरी नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि हर जो ये ऐसा तो है नहीं कि पहली कंट्रोवर्सी थी या पहला विवाद था। अदब में तो बहुत सारे हुए हैं, विवाद हुए हैं जी। मतलब मीर के बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो हमारे आज के दौर के लोग उसको सरल करके और काम चला रहे हैं, अपना दुनिया कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें अगर अदब की चीज़ें अदब में हों तो ज़्यादा अदब लगता है। बिल्कुल सही बात। हम लोगों का जो कल्चर है, वो कल्चर हमारा बेअदब कल्चर नहीं है। हम लोग बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि बहुत तहजीब याफ्ता बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें आप लेखक कहते हो, जिन्हें आप पत्रकार कहते हो। कलम एक बार आपके हाथ में आ गया, क्रिएशन एक बार आपके हाथ में आ गया, तो क्रिएटर ईश्वर अल्लाह ऊपर वाला तभी बनाता है जब वो आपको अपने इक्विवेलेंट समझता है। पंडित राजन साजन मिश्रा एक बात कहते हैं, उन दोनों का, वो हमारे भी जब बड़े भैया नहीं रहे, तो वो एक बात कहते थे कि जब आपके पास कला होती है ना, तो ये समझिए कि वो कला नहीं है, वो ईश्वर है। क्योंकि वो उसी के पास है। बनाने की, रचने की, सृजन करने की, क्रिएट करने की कला सिर्फ उसके पास है। तो उसने अगर आपको कलाकार बनाया है तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने समतुल्य समझता है। ठीक है। अब इसमें जो आपने कहा कि आप बोलना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा बोला जा चुका है, और आप सत्य को कितनी बार दोहराएंगे। तो जाहिर है कि अब इस पे बड़ी अच्छी एक बात मुझसे निदा भाई ने कही थी कि जब ये मैंने गज़ल कही, उस वक्त मैं निशात साहब जो मेरे गुरु थे, हो जाए वो गज़ल भी हो जाए जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये वाक़या सुना दूं। तो जब मैं बशीर बट साहब और निशात साहब के पास गया, तो आप इत्तेफाक देखिए, भोपाल की बात है, दोनों ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, ये मिड-90s की बात कर रहा हूँ, कि देखो माँ पर जो सबसे खूबसूरत गज़ल है वो निदा फाजली की है। अच्छा। बेसन की सौंधी रोटी, खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा पुकनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गए, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल। मैं आपको सच बताऊं, शायद ये बात भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, कि मेरी इंस्पिरेशन वही गज़ल थी, और उसी वक्त माँ का इंतकाल हुआ था, तो मैंने ये गज़ल कही थी। तो जब ये गज़ल कही तो मुझे बशीर बद्र साहब ने और निशात साहब ने, दोनों ने एक ही बात एडवाइस की कि गज़ल तुम्हारी अच्छी हो गई है, लेकिन एक बार निदा को दिखा देना। अच्छा। हाँ। तो मैं बॉम्बे जाता आता रहता था, पंकज जी, जगजीत जी से मिलने मिलाने, और सब सिलसिलों में विशाल भाई, रेखा जी। तो मैं निदा भाई के पास गया और मैंने उन्हें गज़ल सुनाई। तो गज़ल उनको अच्छी लगी, शेर भी सब माशाल्लाह से अच्छे हो गए, उनकी दुआएं मिली। उन्होंने एक बड़े काम की बात कही अनुराग भाई मुझसे। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी माँ का इंतकाल
अभी अभी हुआ है और तुमने उसी जज्बात में आके ये गज़ल कही है। इसे खैराज अक़ीदत कहते हैं, यानी श्रद्धापूर्वक अपने बुज़ुर्ग, अपने बड़ों को याद करना। जो उन्होंने भी कहा वालिद की वफ़ात पर, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम है तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है, वो तुम कब हो, तुम्हारी कब्र में मैं कैद हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। इसके बाद निदा भाई चुप हो जाते हैं वालिद के हवाले से। बेसन की सौंधी रोटी के बाद निदा भाई चुप हो जाते हैं अपनी वालदा के हवाले से। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि इसके बाद अगर तुमने कुछ माँ पर कहा तो वो तुम्हारा खराज अक़ीदत नहीं होगा, वो कारोबार होगा। तो ये बात मेरे कान के जरिए मेरे जहन और दिल में ऐसी चस्पा हुई। आलोक भैया हो जाए वो गजल, तो मैं आपको गजल पेश कर देता हूँ कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। अम्मा धूप हुई, हम तो अम्मा ही कहते थे ना। तो धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन, तन्हाई अम्मा। बाबा माइथोलॉजी से इसमें डिबेट है कहते हैं हम कि पंच तत्व से बने हैं जी। मुझे लगता है कि अगर छठा तत्व नहीं होता तो हम ही नहीं होते। तो वो ये है कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। क्या बात है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। वाह वाह, बहुत बहुत ही उम्दा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। भीतर से खालिस धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। और ये शेर है कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। वाह वाह वाह, आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा ये। हाँ कि जब आप फाइटिंग्स देखते हैं तो देख लेते हैं और पैचअप कब हो गया पता नहीं चलता। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। वाह वाह वाह, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। सारे रिश्ते, ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। वाह वाह वाह। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। और गज़ल का आखिरी शेर जी कि बाबूजी गुजरे। अच्छा, और ये मेरी सच्चाई भी है, हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। और जब बाबा गुजर गए, बाबूजी गुजर गए, तो माँ बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो गई जी जी मुझ पर। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब। बाबूजी गुजरे आपस में, ये वही शेर है, ये वही शेर है। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई। क्या बात। तो आपकी भीगी हुई आंखों ने जो दाद मुझे दी है, नहीं वाकई में सवाल का एक हिस्सा, क्योंकि बार बार ये सवाल इसलिए चेहरे बदल बदल कर सामने आ जाता है कि जब भी कोई मसला होता है, हमने तालिबान का जिक्र किया, कोई राइटर, कोई पोइट, कोई कला से, साधना से जुड़ा हुआ आदमी, आप इतनी देर से मुझसे बातें कर रहे हैं, इतनी सौम्यता के साथ, इतनी सहजता के साथ। मैं जानता हूं कि एक कलाकार ऐसा ही होता है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव ऐसे ही होता है। जब वही कलाकार चुभने वाले शब्द बोलने लगे, मार करने वाले शब्द बोलने लगे, तब आपको भी पीड़ा होती है। यकीनी तौर से कोई भी जज्बाती, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने शायद कल लिखा भी था अपने सोशल मीडिया पर कि जो भी शायर, कवि, कलाकार, कलमकार, फनकार, जो उसका सीधा रिश्ता संवेदना से होता है। बिल्कुल सही बात। और जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब आप कोई बात बोलते हैं, देखिए हमारे उर्दू लिटरेचर से ही हम रेफरेंसेस निकालते हैं। बिल्कुल। एक निदा भाई का जिक्र हुआ, निदा साहब का एक गज़ल है, उसका मतला सुनिए। मतला है कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। ठीक है। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, यानी क्रांति, विरोध। अब देखिए ये एक लहजा है। निदा फाजली जनवादी सोच
और प्रगतिशील सोच के शायर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायरी का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने शायरी का ही इस्तेमाल किया। एक लहजे में जावेद अख्तर साहब की नज़्म देखिए, जो नया हुक्मनामा है, वो पूरी नज़्म अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, दौरे हाजिर का या इस्टेब्लिशमेंट, जो सरकार हालात, जो दौरे हाजिर में जो भी सिस्टम है उसके। दुष्यंत के कितने शेर हैं, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ठीक है। बिल्कुल। जितने राइटर, जितने फनकार आपको मिलेंगे, उनका एक लहजा होता है। आप वसीम साहब का शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सही बात। तो और मैंने एक शेर अभी पढ़ा था कि जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं हार्ट हिटिंग या चुभने वाली बात, मुझे ऐसा लगता है, और ये बात मैं बहुत संजीदगी और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि आपका लहजा बनता है आपकी तहजीबी विरासत से। बहुत बढ़िया शेर पढ़ा था मैंने आपसे, किसी बड़े शायर का शेर है कि ज़बान तिफ़्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज, अदब शऊर सलीक़े घरों से मिलते हैं। बिल्कुल। आपकी ज़बान पे मेटाफर ही वो आएंगे जो बैकग्राउंड में रहे। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। आप मुसलसल अगर कुछ खास शब्द जो बाजारू कहे जाते हैं एक तहजीब याफ्ता मुआशरे में, एक ऐसे मुआशरे में, एक ऐसे समाज में जिनको हम परिवार में इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप बार बार वही, चाहे वो जस्टिस गोगोई का मामला हो, चाहे वो अदालत पे या फैसलों पर कमेंट करने का मामला हो, चाहे हमारी तहजीबी विरासत हिंदुस्तानी, हमारी कौमी यकजदीब का पर कमेंट, तो कमेंट करने का तरीक़ा होता है। आप एक अदीब हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक लेखक हैं, आप एक आपको एक दुनिया ने बेपनाह मोहब्बत दी है, इज्जत दी है। तो जब आप उसके उस पहचान को दरकिनार करके जब आप कुछ कहते हैं, उसके जो मसाइल हैं उन पर जब आप बात करेंगे तो लगना चाहिए कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी बात कर रहा है, आदमी को लगे कि हाँ हमने हल्कापन नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिपेंड करता है कि जब आप ज़बान खोलते हैं तो आपकी तहजीब बोलती है, आप नहीं बोलते। बहुत अच्छी बात। आलोक भैया, मैं एक चीज़ और जहन में आती है, मेरी वाइफ ने इनफैक्ट पूछा था कि कहा था कि आलोक भैया से ये बात ज़रूर पूछना, आलोक श्रीवास्तव, आपने कोई उपनाम क्यों नहीं रखा? मतलब आलोक श्रीवास्तव ही आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम होगा और आलोक श्रीवास्तव ही बच्चन साहब भी आपको बुलाते हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपने पूरे और ओरिजिनल नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कोई तखल्लुस रखने की, कोई उपनाम रखने की? 2-3 बार ऐसा हुआ था, ख़ास तौर से एक बार श्रीवास्तव हटा दिया था। अच्छा। फिर एक बार कुछ और कर लिया, लेकिन बहुत इनिशियल डेज में हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें जिनका मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, एक तो ये कि आपका जो तहजीबी सरमाया है, जो आपका बैकग्राउंड है, उसकी रिस्पेक्ट आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात। दूसरा क्या है कि ये तो उसके ऊपर था ना, वो मुझे इजराइल में पैदा कर देता, उसने यही क्यों किया, या इसी ख़ानदान में, इसी परिवार में। तो जब उसके फैसले हैं तो ये एक तो उसका फैसला, फिर उसके बाद ज़िंदगी में आप एक चीज़ नहीं चुन सकते खुद से, अपने माँ बाप। तो जो माँ बाप आपको कुदरत ने और अल्लाह ने, ईश्वर ने अता किए हैं, भेंट किए हैं, तो उनका जो शिजरा है, और उनकी जो भेंट है, उसको मेरे ख्याल से शायद कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक न रखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके नाम को रोशन करना, और फिर बड़े सोच समझ के आलोक नाम रखा उन्होंने, तो उनको लगा होगा कि भाई ये थोड़ा बहुत हमारे नाम को आलोकित करेगा। तो बस वो एक जज्बा 2-1 बार मन बना, बहुत इनिशियल डेज में बना था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, जो ओरिजिनलिटी है, बेसिकली ये ओरिजिनलिटी से मोहब्बत का एक वो भी है कि भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, अब उसमें बदलाव करना और वो मुझे कुछ ठीक है। ये आपका विश्वास है और हम जानते हैं कि आलोक श्रीवास्तव के नाम से ही आपको हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा। एक और मेरे जहन में सवाल था आलोक भैया कि हम देखते हैं कि जब भी कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ता है, चाहे वो शायर के तौर पर हो, एक्टर के तौर पर हो, गायक के तौर पर हो, वो ये सोचता है कि अगर मैं मुंबई शिफ्ट होऊंगा तभी मेरा धंधा पानी चलेगा। आप नोएडा में हैं, मतलब स्ट्रगल ज़्यादा नहीं हो जाता इससे? क्योंकि
आपके समकालीन जितने शायर हैं, लिखने वाले हैं, वो मुंबई में हैं। आपको नहीं लगता उन्हें ज़्यादा आसानी से काम मिल जाता होगा? आपको बाकायदा एक सफ़र तय करना पड़ता है, पहले तो दिल्ली से मुंबई तक का, और फिर मुंबई से जो भी रिलेटेड लोग मैं हैं आपको उनका। इसका एक रीज़न बताता हूँ कि ये जो ठहराव है वो क्यों है। हम्म। एक तो ये कि मैंने कभी भी जो बहुत जिसको कहते हैं ना कि ऐसे गीतों को लिखने का कभी मेरा ख्वाहिश ही नहीं रही कि जो कि मुझे सामने वाले के हिसाब से लिखने हों। मैं समझ गया। तो जो एक एकेडमिक वैल्यूज़ जो जिसकी एक जहन में एक रोशनी आई हमारे बड़ों से, जो हमको तरबियत मिली, जी। तो जो चीज़ मुझे करनी है इन फिल्म इंडस्ट्री, वो बड़ी लिमिटेड है। वो ये नहीं है कि मतलब मैं कोई भी एक सरकालो खटिया टाइप का काम, मैं समझ गया। तो उस तरह का काम मुझे करना नहीं था। ये मुझे डे वन से क्लियर है। क्लियर। वो जैसे कहते हैं ना, वो हॉर्सेस के आइस पर हाँ, वो लगा रहता है, उन्हें सिर्फ सामने सीधा दिखाई देता है, ब्लिंकर्स वो लगाए चाहेंगे भी तो इधर उधर दिखाई नहीं इंडस्ट्री में देता। इतने दोस्त हैं, इतने सब फिल्में बनाते हैं, मतलब आप भी सबको जानते हैं, मेरे मित्रों को, हमारे बहुत सारे मित्र कॉमन हैं। तो वो एक टारगेट जो है वो हमेशा से क्लियर रहा कि मुझे इस जो परंपरा है, ये जो तहजीब चली आ रही है, उसमें चाहे मैं एक इन सूरजों के सामने, इन चांद सितारों के सामने मेरी हैसियत एक जुगनू से भी कमतर हो, लेकिन हो उन्हीं में। तो उसके लिए आपको, अच्छा खैर, अब ये आप सबकी दुआएं कि बॉम्बे में भी घर है, तो जब मुझे काम होता है ऐसा कि लंबा कोई 10, 12, 15 दिन का असाइनमेंट है, तो जाके वहाँ टिक जाते हैं। वहाँ एक छोटी सी कुटिया है, तो उसमें गुजर बसर होता है। एक सवाल और था जहन में, और वो थोड़ा सा मज़ाहिया हो सकता है। आप बहुत सारे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आम बोलचाल की भाषा में भी, मैंने देखा। ये तो इंटरव्यू है, कैमरा है सामने, तो आप कर ले रहे हैं, लेकिन मैंने देखा जब कैमरा ऑफ द कैमरा भी आपका तलफ़्फ़ुज़ और आपके बोलने का अंदाज जो है बड़ा शायराना है। तो घर में जब भाभी जी के साथ बात होती है या उन पर गुस्सा उतारना होता है, कभी किसी बात पर जिरह हो जाती है, तब भी क्या शायराना अंदाज रहता है कि अर्ज किया है तुम हैं, या फिर उनसे कहते हो तखलिया, मतलब इस तरीके का कुछ होता है? एक बहुत मशहूर बड़े शायर का शेर है कि ज़बाने तिफ्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज। तिफ्ल मतलब बच्चा। ज़बाने तिफ्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज, अदब शऊर सलीक़े घरों से मिलते हैं। घरों से मिलते हैं। तो मेरे जो वालिदैन थे, मेरे जो मदर फादर थे, उनको उर्दू स्क्रिप्ट भी आती थी, और मेरे घर में आज भी वो डायरी मौजूद है। और चूँकि बींग कायस्थ, ये तो फिराक साहब और कृष्ण बिहारी नूर से होता हुआ सिलसिला हम जैसे छोटे मोटे लोगों तक आ रहा है कि उर्दू से जो मोहब्बत है और उसकी जो अक़ीदत है, वो हम लोगों के घरों में, मैंने बताया ना, मेरे तो मदर फादर को स्क्रिप्ट भी आती थी, और मेरे घर में वो डायरी आज भी मौजूद है विदिशा में, जिसमें माँ हिसाब लिखा करती थी, तो वो उर्दू स्क्रिप्ट होती थी। फादर को उर्दू पढ़ने लिखने सब आती थी। तो वो जो एक जो कल्चर वो घुट्टी में है कि आवाज़ हो या तलफ़्फ़ुज़ हो, अगर कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, कई बारी ऐसा होता है, मेरी हिंदी एजुकेशन है, अंग्रेज़ी के किसी लफ्ज़ पे मैं अटक गया और मुझे उसका सही उच्चारण नहीं पता है, तो मैं उसका एक बहुत ही समानांतर हिंदी और या समानांतर उर्दू लफ्ज़ खोज लेता हूँ और बहुत ही सहूलत के साथ अपना निर्वहन करके चला जाता हूँ। एक बड़ा मज़ेदार इसमें वाक़या है। हाँ। हम लोग घर में कुछ काम करा रहे थे, तो हमारे एक मुस्लिम भाई आए जो काम करने आए थे। एसी का काम चल रहा था घर के अंदर, एसी रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो मैं अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहा था, और वो इसी जैसा ऑफ कैमरा मैं करता हूँ, तो वो करा के मैं चला गया। उस वक्त वो आज तक का दौर था, तो मैं ऑफिस चला गया। तो वो बड़े, नीतू ने उनको चाय बना के दी, वो अब रेगुलर मेरे घर आते हैं। अच्छा। एसी वगैरह सब। मुस्तकिन उनका नाम है। मुस्तकिन। तो उन्होंने बड़े हम्बली मुझसे, हमारी वाइफ से पूछा कि एक बात बताइए कि आप तो पूजा पाठी हैं, वो पूजन वूजन कर रही थी, आपने मुस्लिम से शादी क्यों की? तो अच्छा, आपकी बोलचाल सुन करके उनको ये ऐसा लगा कि आप मैंने भी उनसे आदाब और आपका इसमें गिरामी और ये और वो, तो वो बड़े चौंक गए। फिर उनको जानवाज दिया मैंने, उस दिन जुमे का रोज था। तो मेरे घर में चूंकि मेरे दोस्त सब आते हैं, फरहान वास्ती और मेरी जो भाभी हैं शाज़मा अलवी, वो सब यहाँ घर में रहते हैं।
तो जाहिर है कि वो मेरे यहाँ क़िबला का भी निशान लगा हुआ है कि किस तरफ किस डायरेक्शन में नमाज पढ़ी जाती है। अच्छा। वो सब मेरे घर में सबको उसकी वाकफियत है। तो अब नीतू ने भी उनकी मौज ली। उन्होंने कहा क्या करें, दिल आ गया था। तो ये हुआ है, कई बार हुआ है हमारे साथ। तो आपका हुक्म हुआ था कि ये हुक्म नहीं, मेरा निवेदन है। अरे प्लीज, अब वो तो आपको शायर से मुखातिब होंगे तो आपका तो निवेदन भी हुक्म होगा मेरे लिए कि शेर यूं है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। और ये हम सहाफ़ियों की तरफ से भी है, पत्रकारों की तरफ से भी, जो बेदारी हम में होती है। बिल्कुल। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें। क्या बात। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें। दीवाने हैं जरूर मगर इस कदर नहीं। दीवाने हैं जरूर मगर इस कदर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। बहुत अच्छा। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। वाह 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 तो वाह। खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। हम लोग कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो एक शेर ये है कि कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए। कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए। ये इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। वाह वाह। ये इख्तियार हम पर है, ये इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। और शेर देखें कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। माजी की राख उल्टें तो चिंगारियाँ मिलें। माजी की राख, माजी माने अतीत। माजी की राख उल्टें तो चिंगारियाँ मिलें। बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं। वाह वाह। बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आलोक भैया, मैं यही कहूँगा कि आपसे इतनी लंबी बातचीत हमारी चल रही है और अभी तो खैर हमें लंच भी करना है। हाँ, तो भूल तो नहीं गए ना? नहीं कमाल करते हैं आप जी। तो लेकिन मैंने अपने दर्शकों से एक वादा किया था कि आलोक भैया के साथ बातचीत में आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। और आप नोटिस कीजिएगा कमेंट्स जब आएंगे कि लोग कितना एंजॉय करेंगे इस बातचीत को, इस इंटरव्यू को। क्योंकि मैं आपको उस कैटेगरी में रखता हूं भैया कि गुलजार साहब हुए, जावेद अख्तर साहब हुए, अब उनसे दर्शकों का कितना मिलना हो पाता है, किसके जरिए मिलना हो पाता है, और मिलना हो भी पाता है तो क्या वो उनके घर घूम पाते हैं। तो हमें तो ये सौभाग्य मिला है कि न केवल हमने आलोक श्रीवास्तव से बात की, उनकी शायरी सुनी, बल्कि उनके घर के कोने कोने को देखा कि वो अपने घर के कोने कोने में किस तरीके से अपनी शायरी के साथ वाबस्ता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो चूंकि आप खुद घर के हैं तो ये घर भी तो आप ही का है, तो इसे देखना और इसको न दिखाना कोई इसका पहलू बनता नहीं है ना कि घर का एक भाई अगर आया है और खुशकिस्मती हमारी कि आप पहली बार घर में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये घर आप ही का है, मेरा थोड़ी है। मुझे तो सिर्फ दिखाने को कहा गया कि दिखाइए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आलोक भैया आपका इस बातचीत के लिए। मैंने कोशिश की थी कि आपकी शायरी के अलावा आपके बारे में जो कुछ लोग नहीं जानते हैं वो जान पाएं। मैं एक आपसे ज़रूर चलते चलते ये चाहूँगा कि अगर आप बताना चाहें कि विदिशा से लेकर के और यहाँ तक कि अपने सफ़र में आपको कोई एक इंसिडेंट अगर ऐसा याद आता हो जिसका जिक्र आप करना चाहें, आपने आमतौर पर ना किया हो लोगों के सामने, और वो आप बताना चाहें अगर ऐसा कोई वाक़या हो। पिताजी का तो आपने बताया कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो बाद में चाहने लगे थे। अच्छा। बाद में जब ऐसा हुआ कि कुछ पत्रिकाओं में, कुछ रिसालों में नाम छपने लगा, गज़लें छपने लगी, तो उनके सामने ही और कुछ और लोग तारीफ़ें करने लगे
कि यार बच्चा अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने कहा लेकिन वो एक देखिए क्या होता है, एक पिता का जो कंसर्न होता है ना, वो एक मुसलसल दूसरे जॉनर में जाके सोचते हैं। जो जैसे आज मैं भी पिता हूँ, तो मैं अंशल के लिए एक दूसरे जॉनर में भी सोचता रहता हूँ कि ठीक है ये हॉबी है, ये इसका शौक है, लेकिन एक जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, ताकि उस फाउंडेशन के तौर पे ये कुछ कर लें, क्योंकि वो आपके पास एक सेफ एरिया होता है। और उसके बाद शौक आपको कहाँ ले जाता है, उसमें कितनी काबिलियत आप दिखा पाते हैं। तो ये उनका कंसर्न था। अब होता क्या है कि जैसे बाबूजी गजल में जो मैंने कही है, उसमें एक शेर है, उसके भी एक दो शेर आप सुन लीजिए। फरमाइश तो आपकी है नहीं, हुक्म आपका है नहीं। अरे कैसी बातें आप कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सुनाते रहिए, मैं सुनता रहूँ और कैमरा ऑन है। होता है हम लोग जो पोएट्स होते हैं वो बदनाम होते हैं कि चाय पिला के कविता सुना गए लेकिन आप तो लंच कर रहे हैं तो आपको तो सुननी पड़ेगी, तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा। तो वो यूं था, मेरा सौभाग्य, सुनाइए। तो यूं है, और उसमें वो आया है एक्सपीरियंस कि घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। क्या बात है। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, भीतर से खालिस जज्बाती, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। हाँ, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। क्या बात, आप बूझ ही नहीं सकते, नहीं बूझ सकते। हाँ। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। वाह 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 वाह। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। और हम लोगों में 3 लोगों की कल्पना की गई है, 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। वाह, क्या बात। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और ये देखिए जिस पर हम अभी जिक्र कर रहे थे कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, खुश होते थे तो बहुत पॉकेट बनी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन हाँ, फुटे से मार खा रहे हैं। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। बहुत उम्दा। आपने बाबूजी कहा, आमतौर पर क्या होता है कि हम बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं तो पिताजी कहते हैं, बाबूजी कहते हैं। अमिताभ बच्चन साहब भी हरवंश राय बच्चन को बाबूजी के नाम से ही संबोधित करते हैं। और ये जो तस्वीर आपकी हमने देखी अमिताभ बच्चन साहब के साथ, मुझे अचानक से ये इंटरव्यू ख़त्म करते करते याद आ गया, क्योंकि भूख भी लगी है भैया, अब ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन मुझे याद आ गया कि तस्वीर देखते हुए आपने कहा था कि ये तस्वीर नहीं था बल्कि सरप्राइज था। वो क्या सरप्राइज था? वो अच्छे मौके पर याद आ गया। हाँ, वो एक ऐसा हुआ था कि दूरदर्शन के 60 बरस हुए थे और मुझे दूरदर्शन ने, मिनिस्ट्री ने बुलाया और कहा कि 60 बरस हो रहे हैं और हम चाहते हैं आप एक पोएम लिखें। हाँ। और वो पोएम जो है बच्चन सर उसको आवाज़ दें। तो मैंने कहा देखिए वो बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, उनको अप्रोच करना आप लोगों के ही बस का काम है। मैं तो बहुत छोटा सा कलम घसीटा हूँ तो मैं तो लिख के दे सकता हूँ। खैर, तो मैंने पोएम लिखी और जो वहाँ पर उसके जो अफसरान थे उनको दे दी। अब उन लोगों ने वहाँ से अप्रोच करना शुरू किया और उस वक्त केबीसी चल रहा था, कोई 2 बरस पुरानी बात है जी। तो जब केबीसी चल रहा होता है तो वो खासे मसरूफ़ होते हैं, तो वो मसरूफ़ थे तो कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। उसके बाद और 1-2 हफ्ते गुजर गए। इधर वो उनकी डेट नज़दीक आ रही थी, आई थिंक सो सितंबर में कभी उनका एक साल होता है जब दूरदर्शन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो 60 ईयर्स उसके कंप्लीट हो रहे थे। ठीक है, तो 1-2 हफ्ते और गुजर गए, फिर अब उनकी डेट नज़दीक आने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार आप कोशिश करें। तो मैंने कहा मैं कोशिश में सिर्फ इतना कर सकता हूँ क्योंकि किसी भी मसरूफ़ शख्सियत या किसी भी बड़ी शख्सियत को सम्मान देने का एक जेस्चर ये भी है कि आप उसे डिस्टर्ब ना करें।
तो मैंने कहा मैं अधिक से अधिक उन्हें पोयम भेज सकता हूँ। और तो मैंने मुझे याद है कि गणेश चतुर्थी का दिन था जी। और मैंने सुबह 9 बजे यहीं बैठ के वो पोयम हिंदी में टाइप की और टाइप करके उनको मेल कर दी। वो पोयम मेल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो हम मायूस हो गए। हम मायूस हो गए और मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा देखिए अब इसको पोयम के तौर पे वो सोच रहे थे कि इसको वो रिसाइट कर दें और हम उसमें ऊपर विजुअल लगा के उसे ऑन एयर कर दें। हम मायूस हो गए तो हमने कहा अब एक काम करता हूँ, मैं सोनू भाई से बात कर लेता हूँ आप लोगों के लिए और इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो साहब गाना सोनू निगम साहब के पास गया, उन्होंने बड़ा अच्छा लगा उनको, कि ठीक है। उसकी धुन बनी, दुष्यंत ने धुन बनाई। तो मैं बॉम्बे गया और उसको रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने एज ई कर्टसी में सिद्धार्थ बासु साहब को मैसेज किया कि दादा मैं जो हूँ बॉम्बे में हूँ और आपको सलाम। तो बोले, जवाब आया टेक्स्ट पे कि अरे तुम बॉम्बे में हो तो मिल लो, आप सेट पर आ जाओ। हाँ। एबी भी हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो अच्छा, ठीक। ये तस्वीर उसकी उसी दौरान की मैं सेट पर चला गया, गाड़ी आई और पहुंच गया। तो वहाँ में मेरी प्रतीक्षा हो रही थी, एपिसोड शूट किया हो रहा था। अब उन्होंने मुझे लिया ऐसे कंधे पर हाथ रख के और ये अच्छा फॉर्चुनेटली उसी वक्त आमीन का 5th एडिशन आया था। तो मैंने कहा कि ये उसका रस्म इजरा रिलीज फंक्शन भी इतनी बड़ी शख्सियत कर देगी। और इतने बड़े सेट पर मैं चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा और उन्होंने कहा भाई आलोक आया है, तो ये मेरा तीसरा नगमा था उनके साथ। अच्छा। एक हम आदेश श्रीवास्तव जी के साथ एक ऑलरेडी कर चुके थे जो आज तक ने और तमाम चैनलों ने चलाया भी था। वो हमने एक नेशन सॉन्ग किया था जी। तो और ये तीसरा काम था। उसके बीच में भी हमने 1-2 बार उनके लिए स्क्रिप्टिंग वगैरह की सर की। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने उनके पाँव छुए और उन्होंने मुझे देखा, हमने आपका काम कर दिया। तो अच्छा, आई वाज सरप्राइज कि मैं तो अरे वो हमने गाना आपका कर दिया है, गा दिया है। मुझे बाद में ये पता चला कि वो गणेश चतुर्थी के दिन जिस दिन मैंने उनको मेल की थी, अच्छा, उन्होंने वो मेल निकाली, अपना वॉइस डब किया घर पर ही अपने स्टूडियो में और उसके बाद केबीसी के सेट पर सारा दिन शूट करने के बाद जो मुझे वहाँ पर लोगों ने बताया सेट पर, रात को करीब 2 बजे उन्होंने उस पर लिपसिंग की, पूरा एक्ट किया, वीडियो बनवाया। एंड देन इस सब की मुझे कोई खबर नहीं, डीडी को कोई खबर नहीं, मिनिस्ट्री को कोई खबर नहीं। और मैं जब पहुंचा तो मतलब मेरी आंखें जो हैं वो मैं संभाल नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो मेरे सामने खड़ी और मुझे एक सरप्राइज की तरह न्यूज़ मतलब दे रहे मैं तो हैं। ये कह रहा हूँ कि दुनिया के लिए अमिताभ बच्चन ही अपने आप में एक सरप्राइज है और आप कितने खुशनसीब हैं भैया कि आपको अमिताभ बच्चन साहब सरप्राइज दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये तुमको बताएंगे। तो मैंने फिर सिद्धार्थ सर को भी थैंक यू बोला और इस तरह ये एक गाना बना था। तो मुझे लगता है शायद वो आप प्ले कर पाएंगे। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, अच्छा, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। तो वो एक गीत बना था जो दूरदर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर। अच्छा। और फिर ये हुआ कि वो कहते ना हमारे यहाँ के वो चुपड़ी और दो हाँ। तो उधर वो सोनू निगम साहब गा चुके थे अरे उसको वाह। पूरी म्यूजिक के साथ और इधर बच्चन सर बोनस मिल गया आपको। बोनस मिल गया था जी। चलिए आलोक भैया, आप भूख लग रही है, मुझे लगता है खाना लगवा लेते हैं। और मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं इस बातचीत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिंदगी में कितनी भी बुलंदियों पर पहुंच जाएं, मेरे साथ ऐसे ही बातचीत करेंगे। और मैं जब भी चाहूंगा आप तो मेरे लिए खास हैं जी। मुझे नहीं लगता कि कभी कभी कोई मुझसे पूछता भी है कि आप बदल तो नहीं जाएंगे। हाँ। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर मेरे माता पिता ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे महादेव ने वो शायद आईडी ही नहीं डाली है जो आईडी बदल जाती हो। तो और कभी कभी हमारे बड़े कहते हैं ना कि हमारे अंदर का जो बच्चा है वो नहीं मरना चाहिए, सारी संवेदनाएं उसी से जुड़ी हैं। तो बस वो है। और मैं भी आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे लिए यही दुआ कीजिए कि ये जो ज़मीन में जुड़े रहने का जो एक संकल्प मैं लेकर चला हूँ वो हमेशा मेरे अंदर रहे। मैं कभी भी
हवाएं अपने अंदर ग्रहण तो करना चाहता हूँ क्योंकि वो मजबूरी है जीने बिल्कुल। के लिए, लेकिन लेकिन उनमें उड़ना नहीं उड़ना चाहता। नहीं चाहता। क्या खूब बात कही। और इसी खूबसूरत नोट के साथ आलोक भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। अब खाना लगवा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। जरूर।